नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार विश्वकर्मा यहाँ बीसा संस्था में एज ए वीट ब्रीडर काम करता हूँ। मुख्यतः मेरा काम है नई नई किस्मों के लिए सिलेक्शन करना और जितनी भी वीट की वैरायटीज़, जितनी की वीट की किस्में आ रही हैं उसके फ्यूचरिस्टिक प्लान करना कि हम 2-4 साल में किस तरह का बीज, किस तरह का सीड आगे आने वाली वैरायटी के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए प्रस्तुत हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि बीज उत्पादन क्या होता है, बीज उत्पादन हम क्यों करते हैं और बीज और अनाज में क्या फ़र्क है। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बीज होता है वो हम जेनेटिकली प्योर करते हैं और जेनेटिकली प्योर होता है और उसी से किसान जो है आगे अपनी किसी भी वैरायटी को लगा करके प्रोडक्शन लेता है। और अनाज क्या होता है, जैसे कि किसान ने उगाया और मार्केट में ले जा कर के बेच दिया, जिसे हम खाते हैं। तो मुख्यतः 2 तरह की हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि बीज क्या होता है और अनाज क्या होता है, तो हम इस चीज़ को मिक्सअप करते हैं। तो जनरली किसान क्या करता है कि जो भी मार्केट से बीज ले करके आता है उसे लगाता है। लगाने के बाद वो क्या करता है कि उसे जब ग्रो करता है तो ग्रो करने के बाद वो जैसे कोई भी वैरायटी नई आई है मार्केट में, तो उसे जब उसने ग्रो किया, जब उसने उत्पादन लिया, उसका उत्पादन लेने के बाद वो क्या करता है, 1-2 साल सोचता है कि उसी बीज को चला ले, 2 साल 3 साल चला ले। तो वो जब 2-3 साल की सोचता है तो उसमें क्या होता है, वो उत्पादन जो उसको पहले साल मिला है दूसरे साल थोड़ा सा कम होता है, तीसरे साल और घटता है, फिर वो तीसरे चौथे साल के बाद जो है उसको वो उत्पादन नहीं मिलता है जो उसने सोचा था या जो वैरायटी का पोटेंशियल है। तो इस सीड वैल्यू चेन को मेंटेन करने के लिए हम बीज उत्पादन पे आते हैं। बीज उत्पादन क्या होता है? बीज उत्पादन किसी एजेंसी के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी वैरायटी का पोटेंशियल है उसको मेंटेन करने के लिए उसकी जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन कर रखते हैं। जेनेटिक प्योरिटी को हम कैसे मेंटेन रखते हैं और उसके लिए क्या प्रक्रिया है, ये मैं आपको चरणबद्ध तरीके से बताऊँगा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बीज कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बताऊं कि बीज जो है 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आपका होता है न्यूक्लियस सीड, दूसरा होता है आपका ब्रीडर सीड, तीसरा होता है आपका फाउंडेशन सीड और चौथा होता है सर्टिफाइड सीड और ट्रुथफुल लेवल सीड। तो जो आपका न्यूक्लियस सीड है वो कैसे उत्पादित किया जाता है, ये सब सारा तरीका मैं बताऊंगा और वो कैसे जेनेटिकली कितना प्योर होता है। तो हम क्या करते हैं, किसी संस्था को भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है, संस्था से आता है कि हमें कितना बीज किस तरह का, किस श्रेणी का बीज प्रोड्यूस करना है किसी संस्था को। जैसे कि ब्रीडर सीड का इंडेंट आया तो इतना क्विंटल किसी संस्था को उगाना है या इतने क्विंटल किसी संस्था को फाउंडेशन उगाना है, ये सारा सरकार तय करती है और उसका इंडेंट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सारी संस्था को। तो उसी तरह बीसा के पास भी इंडेंट आता है, बीसा भी इसी तरह से सीड को प्रोड्यूस करती है। तो हम जेनेटिक प्योरिटी किसी वैरायटी की मेंटेन कैसे रख सकते हैं और उसके बाद ये चरणबद्ध तरीके से कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। कि सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कोई वैरायटी है मार्केट में आई है, अभी बहुत पॉपुलर है, जैसे DBW 187 हुई, जिसे करण वंदना भी कहते हैं, अभी बहुत पॉपुलर है। तो उसकी प्योरिटी को मेंटेन रखें और उसको हमेशा वही बीज किसानों को, वही किस्म जो जेनेटिकली DBW 187 है वो किसानों को मिले। तो उसके लिए हम उसकी प्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए और उस सीड को बरकरार रखने के लिए ये काम करते हैं। तो इसका तरीका ये है कि जैसे DBW 187 का हमें सीड मिला तो हम एज ए ब्रीडर क्या करते हैं, सबसे पहले उसको फील्ड पे जाते हैं, उसमें से सबसे जो उसके पासपोर्ट डेटा में जो उसका ओरिजिनल क्वालिटी का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सब नोट करते हुए उसकी स्पाइक्स लेते हैं, हेड ईयर जिसे कहते हैं, उसको ले करके हम जैसे कि 200-300 से लेकर के 500 तक स्पाइक उसकी कलेक्ट कर लेते हैं फील्ड से।
उसको फिर सबसे पहले हम लेके जाते हैं न्यूक्लियस सीड 1 स्टेज में। 1 स्टेज में क्या करते हैं, जो ईयर हमने, जो हेड हमने कलेक्ट किया है, उसको एक 2 मीटर के सिंगल रो में 2 रो में लगा देते हैं। लगा करके उसको हम न्यूक्लियस सीड प्लॉट कहते हैं, जहां हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल 187 है उससे उसमें कितनी भिन्नता आ रही है, कितना अलग वो हो रहा है। जो 2 लाइन हमने लगाई है उसमें और 187 में कितनी भिन्नता आ रही है। अगर जहाँ भी हमें भिन्नता या अलग दिखता है तो उसको हम हटा देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जैसे सपोज हमने 500 लाइन लगाई है, ऐसे 500 हेड से ईयर टू रो किया, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कोई वैरायटी है अभी भी, मतलब कोई भी लाइन है अभी भी लंबी है थोड़ी सी, कोई छोटी है, कोई मैच्योर पहले हो रही है, कोई लाल मैच्योर लेट में हो रही है, किसी का कुछ एंगल, लीफ एंगल डिफरेंट हो रहा है, कुछ ऐसे भिन्नता आती है। और ये जब आप जेनेटिकली प्योर करेंगे तो आपको ये भिन्नता दिखेगी। तो फिर हम उसमें उन लाइनों को हटा देते हैं जो लाइन भिन्न होती हैं, और वो लाइन रखते हैं जो लाइन आपकी 187 के ओरिजिनल लॉट से मैच कर रही है। उसको हम साइड में 6 रो करके लगा करके पूरी कवर करते हैं, कवर लगाते हैं, फिर 2 लाइन लगाते हैं। फिर जब हम ये समानता असमानता में भेद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तब हम भिन्न लाइनों को हटा के वो ही लाइन रखते हैं जो एक समान दिख रही हो, और उस लाइन को हम आगे ले जाते हैं न्यूक्लियस सीड 2 स्टेज में। तब जैसे हमने 500 लाइन लगाई, उसमें से हमको सपोज 150 लाइन हमने सेलेक्ट करी, तो उन 150 लाइन में से या 150 जो 2 लाइन का दो रो का जो प्लॉट लगा हुआ है, उसमें से हमने स्पाइक्स, उसमें से हमने सारी हार्वेस्टिंग करी। उसका हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है हम उसको फिर एक स्टैंडर्ड साइज प्लॉट में लगाते हैं, जैसे 6x3 के उसमें लगा दिया, ये 6 स्क्वायर मीटर, 7 स्क्वायर मीटर, 8 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में लगा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको हम क्यों करते हैं, इसको हम इसलिए करते हैं कि जो हमने 2 लाइन से प्योर सीड सेलेक्ट किया है, अभी भी उसमें कुछ हमें अगर डाउट है तो हम उसको बड़े स्टैंडर्ड साइज प्लॉट में लगा लेते हैं। जब स्टैंडर्ड साइज प्लॉट में लगाते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं, उसमें भी जो 2 लाइन से हमने सीड लिया था उसमें भी भिन्नता आती है। जो स्टैंडर्ड साइज प्लॉट है उसको भी हम देखते हैं कि अभी भी 187 से कितना विभिन्न है, कितना अंतर दे रहा है। अगर हमें कोई, फिर हम उस स्टैंडर्ड साइज, सपोज हमने 150 लाइन वहाँ पे ली थी और 150 लाइन का स्टैंडर्ड साइज प्लॉट बनाया, तो स्टैंडर्ड साइज प्लॉट से हमने फिर सिलेक्शन किया, फिर हमने देखा कि कितनी समानता 187 जो ओरिजिनल 187 है उससे कैसे है। तो उस समानता के तौर पे फिर हम जो है उस प्लॉट को सेलेक्ट करते हैं, और जो प्लॉट हमें अभी भी असमान दिख रहा है, जिसमें अभी भी अनइवन ग्रोथ है, कभी लेट में चोटी है, कभी अर्ली में चोटी है, कभी कुछ कोई भी भिन्नता है, हाइट की भिन्नता है, या उसमें कुछ ऑफ टाइप ज़्यादा है। ऑफ टाइप ज़्यादा मतलब समान नहीं है, कुछ ऐसे निकल के आ गए, ऊंचे हो गए, नीचे हो गए, तो उसको हटा देते हैं, और जो 87 के समान है उसको हम रखते हैं। इस स्टेज के बाद ये होती है न्यूक्लियस स्टेज 2 स्टेज। जो न्यूक्लियस स्टेज 2 है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि 2 जब लाइन हमने उगाई थी उसकी प्योरिटी के बाद हमने NS2 में जब ले गए तो हमने कुछ सीड बना लिया, कुछ प्लॉट सेलेक्ट कर लिए। उस प्लॉट सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसमें से हमें अच्छा प्रचुर मात्रा में जब सीड मिल गया, तब फिर हम उसको ले जाते हैं ब्रीडर सीड प्रोड्यूस करने के लिए। उसी NS2 प्लॉट से सीड ले करके हम एक प्लॉट का फिर ब्रीडर सीड प्रोड्यूस करते हैं, उसे कई एकड़ में लगाते हैं। फिर जैसे आधे एकड़ लगा दिए, 1 एकड़ लगा दिया, तो उस ब्रीडर सीड का जो प्लॉट है जो NS2 से लिया गया था उसमें भी हम सिलेक्शन करते हैं। उसमें सिलेक्शन कैसे करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि 99% जो है, 99.6% तक जो है प्योर है। फिर हम ब्रीडर सीड के प्लॉट में 2 प्रक्रिया करते हैं। एक तो इसमें से सबसे पहले रोगिंग आउट करते हैं, जो ऑफ टाइप हमको दिखता है उसकी रोगिंग करते हैं, ऑफ टाइप सीड की रोगिंग करते हैं। और फिर उसके बाद जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उस सीड को भी क्लीन करने के लिए दूसरी प्रक्रिया होती है कि प्रॉपर ग्रेन आपका हो, साइज सही हो, जो ऑफ टाइप सीड हो, जो बीज जो है छोटा है, बड़ा है, उसमें कंकड़ है, पत्थर है, सारा सब ग्रेडिंग करके उसको प्योर कर लेते हैं। तो ये हो गया ब्रीडर सीड, और ये इसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा रहती है। फिर इसी ब्रीडर सीड से जब ये हमें 1 एकड़ में मिल गया, 1 एकड़ में जब हमने ज़्यादा उत्पादन ले लिया, तो ये हमारे पास प्रचुर मात्रा में सीड हो जाता है। फिर इसी
बीज से हम आगे की स्टेज में जाते हैं जिसे कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। इस फाउंडेशन स्टेज में हम क्या करते हैं, जो बीज हमने ब्रीडर सीड का जो ग्रो किया और कई सारे प्लॉट में लगाया, तो उसे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, एक तरह से बीज को बढ़ाते भी हैं, और फिर वही प्रक्रिया करते हैं कि ऑफ टाइप देखते हैं, हटाते हैं, रोगिंग करवाते हैं, प्योरिटी मेंटेन रखने के लिए इसमें ब्रीडर को हर स्टेज पे जाना पड़ता है। जैसे कि इसमें गेहूँ के किस्म में अगर आप देखें तो कई तरह की स्टेज आती है, टिलिंग स्टेज, बूटिंग स्टेज, हेडिंग स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, ऐसे करके हर स्टेज पे हम जो है इसको सिलेक्शन करते हैं। और उसके बाद लास्ट में जब आपकी ग्रेडिंग होती है, जब आप उसको मशीन में ले जाते हैं, मशीन में उसको जब क्लीन करते हैं तो भी उसमें जो हम आप टाइप हटा देते हैं। फिर ये फाउंडेशन सीड जो होता है तैयार हो जाता है आपका सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए। सर्टिफाइड सीड का जो प्रोडक्शन है फिर इसी फाउंडेशन सीड से होता है, और फाउंडेशन सीड से जो प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड है फिर ये किसानों के लिए उपलब्ध होता है, और ये सीड हम जो है किसानों को देते हैं, जिसमें कि टैग लगा होता है ब्लू कलर का। अगर इसमें हम टैग नहीं लगाते तो यही सीड फिर ट्रूथफुल लेवल सीड कहलाता है, जो कंपनियां ज़्यादातर संस्थाएं ट्रूथफुल लेवल और सर्टिफाइड सीड ही किसानों को देती हैं। तो इस तरह से ये हम जैसे कि मैंने बताया चरणबद्ध तरीके से हम कैसे बीज का उत्पादन करते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। अगर हम ये प्रक्रिया को कोई संस्था नहीं करती है, या गवर्नमेंट सरकार इस चीज़ से अपना हाथ हटा लेके हमें ये काम नहीं करना है, तो आप सोचिए कि 187 है, अगर उसका सीड किसी ब्रीडर ने आपको दिया है, अगर आप उसको सीड वैल्यू चेन में नहीं ला करके इस तरह की प्रक्रिया नहीं करते, उसकी जेनेटिक प्योरिटी को नहीं मेंटेन करते हैं, तो क्या होगा। फिर हम एक समय आएगा कि जो 187 का मूल रूप है वो गायब हो जाएगा। 187 मूल तरीके से जो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर है वो कभी भी नहीं मिलेगा फिर हमें। तो इसलिए हमें एजेंसियों को, इंस्टीट्यूट को, संस्थाओं को देना पड़ता है ये काम, यूनिवर्सिटीज़ को देना पड़ता है ये काम, कि वो जो जेनेटिक प्योरिटी है और वैरायटी की जो मूल रूप है उसको बरकरार रखें और उसको हमेशा मेंटेन रख सके, जिससे कि जो वैरायटी का पोटेंशियल है वो किसानों को मिलता रहे। धन्यवाद।